हेलो बच्चों, आज का लेक्चर एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर होगा। इसको जल्दी से देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो तीन फेज आ रहे हैं हमारे पास, देख लेते हैं। द फर्स्ट इज इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू। ठीक है, किस चीज की मनी वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। एक साल जनरली जब हम देखते हैं टाइम पीरियड, तो एक साल के दौरान विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई करी हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उसकी मॉनेटरी वैल्यू जब हम मेजर कर लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि भाई देश के अंदर इतनी चीजें सप्लाई हुई है। इन टोटलिटी देखेंगे तो वो उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, व्हेन वी एक्सप्रेस एग्रीगेट सप्लाई इन फिजिकल टर्म्स। ठीक है, फिजिकल टर्म्स में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी व्हिच इज बीइंग सप्लाइड इन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं और जिसको प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई किया है एक इकोनॉमी के अंदर। तो इसको हम लोग लिखेंगे टोटल आउटपुट। ठीक है, टोटल आउटपुट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नाउ इस टोटल आउटपुट को अब हम अगर बोलें कि इसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट दिस टोटल आउटपुट, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं? तो टोटल आउटपुट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किनको होगा? ऑब्वियसली ये है कि टोटल आउटपुट को हम लोग जिनकी मदद से हम लोगों ने ये सारी चीजें बनाई थी उन लोगों को वो चीजें दे देंगे। तो अगर मैं इसको बोलूं कि टोटल आउटपुट की जितनी भी वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन किन पे होगा, उसको या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि फैक्टर इनकम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जितने भी फैक्टर ओनर्स हैं उनको उनकी फैक्टर इनकम मिलेगी। और फैक्टर इनकम क्या होती है आपको पता है? दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि टोटल आउटपुट को, जितना भी टोटल आउटपुट है उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किन को होगा? ऑल द फैक्टर ओनर्स को होगा। और फैक्टर्स ओनर को डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा? इन देयर वैल्यू, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होगा। मॉनेटरी टर्म में जब होता है तो फैक्टर ओनर्स को क्या? फैक्टर इनकम दी जाती है, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम, मतलब जितना भी आउटपुट बना, जितने भी बॉक्सेस बने, ठीक है, ये बॉक्सेस जितने भी बने एक देश के अंदर, ये जितने भी बॉक्सेस बने, अगर इनको मैं टोटल कर दूं और इनकी मॉनेटरी वैल्यू जज कर दूं कि भाई इतना टोटल सामान हमारा बना था और इनको बनाने के लिए किन किन की हेल्प ली गई थी, तो अगर मैं देखूं कि कितनी इनकम हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करी, हाउ मच इनकम वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर को हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना आउटपुट हुआ है। या तो मैं इनको गिन लूं, कितने बॉक्सेस बने हुए हैं, कितना आउटपुट हुआ, कितनी सर्विसेज हम लोगों ने दी। ठीक है, और या फिर मैं देखूं कि भाई कितनी फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक इकोनॉमी के अंदर। तो अगर मैं दोनों ही तरीके से देखूं, जैसे नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास 3 मेथड थे, वैसे ही सेम चीज़ है। तो टोटल आउटपुट को देखा जाए या फिर फैक्टर इनकम को देखा जाए, मतलब नेशनल इनकम, तो वी कैन से दैट कि जो एग्रीगेट सप्लाई है इट इज समहाउ इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई है देश के अंदर, अगर उस चीज़ को देखा जाए या देखा जाए कि कितनी फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक देश के अंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम को इनकम मेथड से देखने की, तो हम लोगों को दोनों ही एक ही चीज़ देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, या तो इस आउटपुट की डायरेक्ट मॉनेटरी वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे, वो भी कुछ ना कुछ वैल्यूज बताएगी, और वही वैल्यू इक्वल होगी जितनी भी देश के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ठीक है, हाँ, तो बच्चों देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ
नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पर को थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के हिसाब से उसको देखेंगे, तो उसके कंपोनेंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अब जब एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स देखेंगे तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोगों ने इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करके इक्वल्स टू नेशनल इनकम कर दिया। और नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर को हमारी थ्योरी बिल्कुल रिलेट हो जाएगी जो हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड पढ़ी। तो आगे जब हम उसका कंजप्शन फंक्शन देखेंगे और फंक्शंस देखेंगे, थ्योरी को आगे देखेंगे, तो वो ईजी हो जाएगी आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। हम लोगों को देखना है कि नेशनल इनकम, ठीक है, दिस इनकम पार्ट वाई, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जो इनकम है वो या तो हम लोग उसको खर्च करेंगे या फिर उसको हम लोग सेव करेंगे। सो वी कैन से दैट द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम इज कंजप्शन प्लस सेविंग्स, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बनी कि y इक्वल्स टू c प्लस s, दैट इज इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड और बोथ, ठीक है। इनकम या तो कंज्यूम हो जाएगी या कंज्यूम प्लस सेव हो जाएगी या फिर सेव हो जाएगी। तो जो हमारे पास इनकम होती है, जो भी हमारे पास इनकम आ रही है, या तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा होगा या फिर उसका कुछ पोर्शन बचत में जा रहा होगा, दैट इज सेव में हो रहा होगा। तो यहाँ पर को जब हम देखें इस इक्वेशन को, दैट इज y इक्वल्स टू as एंड दैट इज इक्वल्स टू c प्लस s, तो हम लोग अगर इस पोर्शन को स्किप कर दें हम लोग बोलेंगे y इक्वल्स टू c प्लस s, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि as इक्वल्स टू c प्लस s। ये हम लोगों ने देख लिया दीज टू टर्म्स, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसकी थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे, जहां पर कुछ शेड्यूल और हम लोग ग्राफ्स को देखते हैं। हाँ तो बच्चों, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो हम सेम इक्वेशन को यहाँ भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो y होगा इनकम शुड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब वो कैसे होता है और आप लोगों को कैसे करना है वही देखते हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें जब हमने एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी तो वहाँ पर को भी हम लोगों ने कुछ इसी तरीके से उसको देखा था, ठीक है। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। ये हमारा इनकम लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब हमने बात करी थी कंजप्शन की, ठीक है, तो कंजप्शन में हमारा क्या होता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजप्शन दैट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। और वो होता कैसे है उसके हम लोगों ने देखे थे कि वो पास्ट सेविंग्स से, डिस इन्वेस्टमेंट से, या फिर अपने एसेट्स को लिक्विडाइज करके, या फिर बोरोइंग करके ये पॉसिबल हो सकता है कि विदाउट हैविंग एनी इनकम कि आप कुछ कंजप्शन कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। अब देखिए यहाँ पर को बात आती है कि बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट का तो नहीं, यहाँ पर को हम लोग देखेंगे कि ये 40 रुपीज़ जो हम लोगों ने आए हैं, जो ये 40 का हम लोगों ने कंजप्शन किया, ये कहाँ से आया, थ्रू डिस सेविंग्स, जिसको आगे दैट इज टर्म्ड एज डिस सेविंग्स। नाउ मूविंग ऑन, अब देखते हैं कि 100 की इनकम हमारे पास आई और स्टिल वी आर कंज्यूमिंग मोर देन आवर इनकम। जब हम इनकम से ज़्यादा कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है कि वो डिस सेविंग से ही हो पा रही होगी। इन दिस अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 20 का जो डिफरेंस है वो मेरे पास आता है -20, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर को हम लोग डिस सेविंग्स कर रहे हैं। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मेरी इनकम के बराबर ही होनी चाहिए, कि मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम में मेरी एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो होगी। देखिए यहाँ पर को जीरो आ गया, 40 और 40 न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया। 120 और 100 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर को अगर मैं माइनस कर दूं तो 120 माइनस 20 बिकम्स 100, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर को ये टर्म आ गया कि यहाँ पर को हम लोगों ने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम हो गई, ठीक है। इन दोनों केस में देखा। नाउ जब हम 200 लेवल ऑफ इनकम में आते हैं तो हमारी कंजप्शन भी उसी के बराबर हो रही है। इसका मतलब वी आर नीदर सेविंग और नीदर डिस सेविंग, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो हम बचा पा रहे हैं, ना ही हम लोग अपनी बचत को खर्च कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सेविंग्स कितनी हो गई, 0। और यहाँ पर को अगर मैं देखूँ 200 प्लस 0 बिकम्स 200। इसका मतलब मेरा इनकम और
एग्रीगेट सप्लाई का जो इक्वेशन है वो दोनों बराबर जा रही हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एट 300 लेवल ऑफ इनकम आई एम कंज्यूमिंग या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर केवल 280 का हो रहा है। इसका मतलब कि जो 20 है वो कहीं ना कहीं मैं पोर्शन इनकम का सेव कर रहा हूँ। इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, ये हम लोग देख रहे हैं। इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, तो इसका मतलब ये है कि 300 लेवल ऑफ इनकम में 280 खर्च हो रहा है, 20 बच रहा है। इससे पहले जो हमारी पास सेविंग्स थी वो डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब वो हमारे को डिसइन्वेस्टमेंट या फिर हम लोग उसको डिससेविंग्स कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए 280 + 20 बिकम्स 300। इसका मतलब यहाँ पर को भी हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही जा रही है। अब जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे वैसे ये इक्वेशन सही होती जाएगी। 400 360 खर्च किया, इसका मतलब 40 की हमारी बचत है और 3 उसको जोड़ देंगे तो ये भी 400 हो जाएगा। सेम यहाँ पर को देखिए 60 की हमारी क्या हो रही है, सेविंग्स हो रही है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 600 लेवल पे 520 की कंजप्शन हो रहा है, इसका मतलब 80 हम लोग सेव कर रहे हैं, तो 80 और ये जोड़ेंगे तो 600 पहुंच जाएगा, ठीक। इतना सिंपल सा है। ये हो गया हमारा शेड्यूल, ये हम लोगों ने एएस का शेड्यूल बनाया और ये है हमारा डायग्राम। अब देखिए हमारा एक्स एक्सेस पे इनकम आएगी, वाई एक्सेस पे कंजप्शन एंड सेविंग्स, इसका मतलब एएस आएगा, एग्रीगेट सप्लाई इधर आएगा और इनकम आएगा, और दोनों बराबर होंगे। जीरो पे दोनों जीरो है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसका यहाँ पर को होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग अपना कंजप्शन ऑफ इनकम पार्ट में जाते रहेंगे, यहाँ पर को जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ, वो किसके बराबर होगा, सेम उसी के बराबर होगा जितनी हमारी इनकम है, ठीक है। 100 पे ये भी 100 है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ये 200 होगा तो ये भी 200 होगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वल आएगा। अब जो ये y लिखा हुआ है, y या फिर OS लिखूं, बात कुछ फर्क पड़ती नहीं है, दोनों ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। दिस, अगर मैं यहाँ पर से इसके एंगल की देखूं, अगर मैं इसमें एक एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, दैट विल बी ऑफ 45 डिग्री। इसको बेस मानते हुए एंगल बनाऊंगा तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में है, अभी इसकी सिग्निफिकेंस भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका मतलब 45 को समझ में आ रहा होगा, ये अगर सीधे 90 है तो इसका हाफ कितना हो गया, 45 हो गया। इसका मतलब दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन, इतना सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग और आगे क्या जान सकते हैं। तो बच्चों ये होती है आपकी 45 डिग्री लाइन, और 45 डिग्री लाइन के कुछ आपको सिग्निफिकेंस जानने चाहिए, इंपॉर्टेंस जो है, कुछ हो सकता है कि आपके 1 मार्कर में आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए। तो हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन क्या हमको बताता है कि कंजप्शन एंड सेविंग पार्ट अगर हम देखें वो इक्वल होगा इनकम के, और एट एनी लेवल ऑफ इनकम विल बी इक्वल्स टू कंजप्शन एंड इनकम। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 45 डिग्री लाइन ये बताता है कि एएस और इनकम एट एनी लेवल पे बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको बेटा नोट डाउन करिए और इसको रहने दीजिएगा, आप उसको नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कंजप्शन फंक्शन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंटिल देन स्टडी।